हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूट। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अभी एक नया सीरीज जारी किया हूं जिसमें जो आप क्लास 10th का स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम के लिए जो गणित प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उसी का ये अगला सीरीज है, अगला सेशन है। और इसमें भी मैं पिछले लेक्चर की तरह ही आपको एक एक क्वेश्चन जो आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन होगा, जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा या पूछने की संभावना होगी, ऐसे ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ और एक एक करके आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन सिखाता हूँ और उसी के जरिए मैं आपकी मैथ प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत करते हैं और एक एक करके ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं यहाँ पे। चलिए, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो, गोला जो होता है ना, ये गोला गेंद है ना, गोला मतलब गेंद, आप ऐसे समझो, गोला इसका मतलब गेंद है ना। तो इसका सतह का जो क्षेत्रफल होगा, सतह का क्षेत्रफल ये होता है 4πr²। तो सोचो, इसको यदि आधा काट दे बीच से, तो ये आपको कैसे दिखेगा? यह आधा गोला आपको ऐसे दिखेगा, है ना, बिल्कुल एक कटोरे की तरह दिखेगा। आधा सोचो, आधा गेंद को यदि काट देंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे ही कटोरे की तरह दिखेगा। और ये ऊपर वाला भाग क्या होगा? कटा हुआ होगा, है ना। ये ऐसे ही गेंद की तरह दिखेगा, एकदम बाटी की कटोरे की तरह दिखेगा, जिसका ये भाग कटा हुआ है और इधर आधा गोला है और ये वाले हिस्से क्या है, ये भी सर्किल की तरह दिख रहा है। तो इसका सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सतह का क्षेत्रफल, एक तो ये वाला सतह का क्षेत्रफल, यदि टोटल सतह का क्षेत्रफल 4πr² है तो आधा सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? 2πr²। और ये वाली सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? ये भी तो πr² है ना, ये है ना। सोचो, इमेजिन करके देखो, एक गेंद को यदि काटेंगे तो आगे वाला हिस्सा भी आपको गोल दिखेगा, पीछे वाला हिस्सा जो कर्व है इस तरह से, वो तो है ही, इसका आधा आधा, है ना। और आगे वाला हिस्सा एक वृत्त की तरह गोल दिखेगा, तो ये πr²। तो अर्धगोले की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो अर्धगोला का संपूर्ण सतह कितना? 2πr² प्लस πr², 3πr²। तो इस प्रश्न का आंसर आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए, है ना। सोचो, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसका परिधि दे दिया है आपसे 44 मीटर, परिधि है 44 मीटर। तो परिधि हम किसको बोलते हैं? 2πr, है ना। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये किसके बराबर? 44 के बराबर। मतलब r यदि त्रिज्या निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? 44/2π, 44/2, पाई का मतलब 22/7। तो ये हो जाएगा 44/22 दूना 44, और ये 7 उलट जाएगा ऊपर में। तो त्रिज्या का मान कितना? 7। मतलब जिस वृत्त का परिधि 44 मीटर है, उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? उस वृत्त का त्रिज्या होगा 7 मीटर। कितना? 7 मीटर। वैसे आपको बता दें कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr², है ना। यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। लेकिन इसमें हम जब पूछ रहा था कि वृत्त का परिधि दिया हुआ 44 मीटर, तो त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। मतलब इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2, 3 और 4 एक बिंदु के बीच की दूरी। एक बिंदु है जिसका नियामक है 2, 3, और दूसरा बिंदु है जिसका नियामक है 4, 1। यही है 2, 3 और 4, 1। तो इसके बीच की दूरी बोल रहा है। दोस्त याद रखना दूरी फार्मूला। यदि एक बिंदु है जिसका नियामक x1, y1 होगा और दूसरा बिंदु का नियामक x2, y2 हो, तो इसके बीच का जो दूरी होगा, ये दूरी है ना, ये दूरी होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। देखो, ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 इस चक्कर में मत पड़ना, है ना। यदि कर भी देंगे, हो सकता है आपके बुक में लिखा हो x2 माइनस x1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का अंतर होगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो वो दोबारा प्लस हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि दो बिंदुओं का नियामक यदि दिया रहेगा तो इसके बीच की दूरी कितना होगा? √x नियामक का अंतर का स्क्वायर और y नियामक के अंतर का वर्ग,
दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ से यदि हम इसकी दूरी निकालें, इसकी दूरी, तो कितना लिखेंगे, रूट अंडर 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा ये, रूट अंडर 8, कितना 2 रूट 2, है ना। तो इसके बीच का दूरी कितना होगा, इसके बीच की दूरी हो जाएगा 2 रूट 2, है ना। तो इसका आंसर जो होने वाला है, यह आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। इस प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर। आपको दिख रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी। दोस्त इससे यदि नियामक ज्यामिति आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं। x अक्ष को नाम भुज होता है, x अक्ष का नाम भुज होता है और y अक्ष का नाम कोटि होता है ना। तो बोल रहा है कि y अक्ष से दूरी, सोचो देखो, यदि किसी बिंदु है, मान लो ये P बिंदु है, यदि इसका नियामक हम लिखेंगे ना, तो पहले x नियामक लिखा जाता है और उसके बाद y नियामक लिखा जाता है। पहले x नियामक लिखेंगे, उसके बाद y नियामक। x नियामक का मतलब हो जाता है कि ये वाला x, यदि हम यहाँ से लिखे, ये होता है 0 1 2 3, इसी तरह से यदि हम लिखते जाए तो ये हमारा रहा x, और इसी तरह से हम लिखेंगे 1 2 3, है ना, तो ये हमारा होगा y। तो ये x मतलब ये 1 2 3 जो लिख रहे हैं ना, ये लिख रहा है 1 मतलब 1 इकाई y एक्सिस से 1 इकाई दूरी, y से 2 दूरी, y से 3 दूरी, y से x दूरी, है ना। तो यही हम लिखे हैं पहले x, इसी तरह से y लिखने का मतलब है x से दूरी 1, x से दूरी 2, x से दूरी 3। तो y नियामक का मतलब x अक्ष से दूरी और x नियामक का मतलब y अक्ष से दूरी। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, y अक्ष से दूरी x नियामक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, x नियामक। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप है, उसके भुजा का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो त्रिभुज दे रखा है ना। मान लेते हैं हम ये ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर का, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है दोस्त, समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात, ये जो होता है ना, इसके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजा के अनुपात के वर्ग, है ना। मतलब यदि भुजा का अनुपात देखो, ए बी लिखेंगे तो इधर पी क्यू, ए बी लिखे तो बट्टा में पी क्यू, यदि बी सी लिखेंगे तो इधर लिखेंगे क्यू आर, यदि इधर हम ए सी लिखेंगे तो इधर लिखेंगे पी आर, है ना। तो ये इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा ऐसे। तो सोचो दो त्रिभुज में भुजा का अनुपात दिया है 4:9, मतलब 4/9, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 4/9 का स्क्वायर, मतलब 16/81। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, है ना। चलिए हाँ, लेकिन इसी क्वेश्चन में सोचो, यदि ये तो क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजा के अनुपात का वर्ग, भुजा के अनुपात का वर्ग। लेकिन यदि इसके परिधि का अनुपात पूछता है, इसके भुजा के परिधि का अनुपात बोलता, तो डायरेक्ट भुजा के स्क्वायर हो, सॉरी भुजा के अनुपात के बराबर ही होता, तो कोई वर्ग नहीं करते। जैसे भुजा का अनुपात 4:9 है, तो इसके परिमाप, है ना, त्रिभुज के परिमिति बोलो या परिमाप बोलो, उसका अनुपात भी इतना ही होगा, परिमाप का अनुपात भी 4:9 ही होगा। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये वर्ग हो जाता है, याद रखना, समरूप त्रिभुज में। अगला क्वेश्चन दोस्त कर रहा है कि द्विघात समीकरण में विवेचक का मूल्य मान 0 से बड़ा होगा, है ना। जैसे देखो द्विघात समीकरण, यदि हम उसको लिखे द्विघात समीकरण,
तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। तो इसमें यदि हम विवेचक निकालें, विवेचक डिस्क्रिमिनांट, है ना, तो ये कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर और माइनस 4ac ऐसे ही निकालते हैं। और फिर यदि मूल निकालना होगा, मूल, तो द्विघात समीकरण का दो गो मूल होता है, मान लो अल्फा और बीटा। तो कैसे निकालते हैं, अल्फा चाहे बीटा कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं माइनस बी प्लस में चाहे माइनस में रूट अंडर डी और बट्टा में 2a। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ये जो विवेचक है ना, वो शून्य से बड़ा होगा। दोस्त देखो, ये जो विवेचक निकालोगे ना, तो ये विवेचक आपका हो सकता है माइनस में निकलेगा, या हो सकता है ये 0 हो जाएगा, या हो सकता है डी का मान प्लस में निकलेगा। ये जो आप निकालोगे ना, तो ये यही तीन चीज आ सकता है, या तो माइनस में आएगा, या 0 आएगा, या प्लस में आएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है ना। वास्तविक के लिए, काल्पनिक के लिए नहीं। तो यदि माइनस में होगा, याद रखिएगा, यदि माइनस में होगा तो इसका मूल, है ना, इसका मूल जो है सो काल्पनिक होगा, मूल निकलबे नहीं करेगा, काल्पनिक होगा, है ना। मूल जो है सो काल्पनिक होगा, काल्पनिक। अवास्तविक, काल्पनिक का मतलब वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। यदि डी 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। और दो गो मूल होगा तो दोनों मूल समान होगा, दोनों मूल समान होगा। लेकिन यदि डी प्लस में आ गया, डी प्लस में आ गया, प्लस बोलने का मतलब 0 से आगे, प्लस बोलने का मतलब 0 से आगे। देखो ये नंबर लाइन पे यदि हम संख्या को दिखावे तो ये हमारा हो गया 0, 0 से आगे इधर प्लस धनात्मक संख्या और इधर ऋणात्मक संख्या, है ना। तो डी यदि प्लस में है इसका मतलब 0 से आगे है। तो 0 से आगे है तो मूल जो है सो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग, भिन्न भिन्न होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट को आप समझे होंगे कि विवेचक से जो है सो हम शून्यकों का या मूल का प्रकृति को कैसे पता कर पाते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा है। तो भाई शून्य से बड़ा है तो उसका शून्यक जो है सो वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। शून्य क्या होगा, वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। तो इस 26 नंबर का जो आंसर होने वाला है वो ए, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो ए होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा दोस्त, एक रिक्वेस्ट है मेरी, यदि ये सेशन आपको अच्छी लग रही है, आपका मैथ प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि आप 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 2026 में, और ये छोटी सी वीडियो यदि आपकी मैथ को रिवीजन करवा पा रहा है, आपके कंसेप्ट को रिवीजन करवा रहा है, कंसेप्ट को सिखा रहा है, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। और हाँ, यहाँ से यदि आप कुछ सीख रहे हो ना, तो एक प्यारा सा कमेंट फीडबैक जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, इससे आपने क्या सीखा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है दोस्त, यदि 9 को कॉमन ले लोगे आप तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, है ना। कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है ना। ये त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी तो आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तीन आइडेंटिटी है ना दोस्त। यदि त्रिकोणमिति में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत है, तो आप त्रिकोणमिति का सेपरेट वीडियो भी इसी चैनल पे देख सकते हो। बहुत अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। तो त्रिकोणमिति का भी ये चैप्टर आप यहाँ से देख सकते हो। तो फिलहाल आप ये त्रिकोणमिति में तो पता होगा, ये त्रिकोणमिति का तीन आइडेंटिटी है ना। तो यही हमसे पूछा गया है अभी इस प्रश्न में। यदि 9 को कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होगा 9, इसका वैल्यू 1, टोटल वैल्यू 9। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा बी। इस प्रश्न का आंसर बी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूट अंडर 2 कौन सी संख्या है।
दोस्त याद रखना, रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय संख्या के लिए इसके अलावा याद रखना है ना, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। एक पाई नंबर को याद रखना, दूसरा याद रखना दशमलव में, दशमलव, दशमलव में कौन सा, अशांत, अशांत दशमलव में भी कौन सा, जो रिपीट ना करे, जो रिपीट नहीं करे, नहीं करे। जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं मेरे भाई, 17.5132162478 है ना, इस तरह से ऐसे लिख रहे हैं, मतलब ऐसे अनगिनत नंबर आएगा। लेकिन देखो ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, जैसे एक होता है ना, जैसे देखो पैटर्न बोलने का मतलब 17.515151 है ना, ये तो ये कंफर्म है कि आगे क्या होगा, आगे 51 आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है, जैसे हम ये लिखते हैं 2.3333 है ना, मतलब आगे फिक्स है कि 3 ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न है, तो इस टाइप का जो नंबर होगा ना, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। यही चीज हम लिखे हैं कि दशमलव अशांत होना चाहिए और रिपीट नहीं करना चाहिए। शांत दशमलव ये होता है, जैसे 13 दशमलव शांत लिखे, अब आगे कुछ भी नहीं आने वाला है ना। जैसे हम लिखे 0.61 शांत दशमलव है, आगे कुछ भी नहीं आने वाला है। लेकिन ये शांत नहीं है, डॉट डॉट का मतलब आगे बहुत नंबर आएगा, है ना। लेकिन ऐसी दशमलव में भी आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर रिपीट नहीं करे, तो ऐसी नंबर को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो एक तो √2 हो गया, एक पाई हो गया, और दूसरा दशमलव वाला, ये 3 प्रकार का ही नंबर अपरिमेय संख्या होता है। इसके अलावा ऐसा, इसके अलावा जो भी नंबर आप देखोगे ना क्लास 10th में, सारे के सारे परिमेय संख्या होगा, सब के सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अच्छा देखो, √2 बोलने का मतलब यह है दोस्त, इसको इस प्रकार से आप याद रखना कि रूट के नीचे में अभाज्य संख्या, रूट के नीचे में अभाज्य संख्या, मतलब केवल √2 ही नहीं है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √7, √11, ये जो भी संख्या है ना, ये सब के सब अपरिमेय संख्या है ना। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो पे यदि आपने देखा होगा तो वहां पे एक क्वेश्चन था कि √6 ऑप्शन में था, मैंने एक्सप्लेन किया था। बताइए √6 अपरिमेय संख्या होगा कि परिमेय संख्या, है ना। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √6 को 2 गुना 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 गुना √3, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। तो अपरिमेय और अपरिमेय का गुना होगा तो अपरिमेय संख्या ही होगा, है ना। तो इस तरीके से आप संख्या को पहचान सकते हो कि कौन सा अपरिमेय संख्या होगा और कौन सा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा, है ना। बेहतर है कि आप अपरिमेय संख्या की पहचान रखिए। 3 प्रकार का ही नंबर होता है, एक पाई, दूसरा दशमलव वाला, और तीसरा इस प्रकार का नंबर, है ना। यही 3 कैटेगरी का नंबर अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। पाई का मतलब आप ये मत सोच लेना, है ना, पाई का मतलब 22/7, ये नहीं, है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू है ये, है ना। तो ये अपरिमेय ही होता है, ठीक है। तो √2 कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, अनगिनत हो सकता है भाई। परिमेय संख्या जैसे देखो, ये हम बोलते हैं 5 और अगला परिमेय संख्या बोलते हैं 6, तो इसके बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। कैसे, देखो 5.1 इसी बीच में होगा, 5.2 इसी बीच में होगा, 5.3 इसी बीच में होगा। अच्छा आप बोलोगे सर ऐसे करते करते हम लिखते जाएंगे तो 5.9 होगा, उसके बाद 6 आ जाएगा। नहीं रे मेरे भाई, इसके बीच में भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5.12, 5.15, है ना। जितनी मर्जी आप नंबर लिख लो, मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकता है, आप सोच नहीं सकते हो, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन यदि आपसे कभी पूछ दे कि 2 परिमेय संख्या के बीच में 2 परिमेय संख्या को और लिखिए, तो क्या करना, सिंपल सी क्वेश्चन है ना, सिंपल सा करना, दोनों को जोड़ लेना, 2 का भाग दे देना, 5.5 और लिखना है तो अब ये दोनों को जोड़ना, या नहीं तो इसके दोनों को जोड़ना, 5 + 5.5 को जोड़ना, 2 का भाग दे देना, या नहीं तो 6 में 5 + 5 को जोड़ना, 2 का भाग दे देना, है ना। देखो एक नंबर निकला, दूसरा, तीसरा, और बोलेगा तो और को ऐसे ही करते हुए जितनी बोलेगा ऐसे निकाल देना आप, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर। 2 परिमेय संख्या के बीच में
कितनी परिमेय संख्या होगा? अनगिनत परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखा है ना, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा रैखिक व्यंजक है, रैखिक बहुपद का व्यंजक है। चलिए, ये जो अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, दिख रहा है, इसमें यही 4 ऑप्शन लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये चारों में से रैखिक बहुपद का व्यंजक कौन सा है। दोस्त याद रखना, रैखिक बहुपद का मतलब घात 1 होना चाहिए। रैखिक बहुपद है ना, क्या? घात 1 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए? घात 1 होना चाहिए, है ना। अभी हम जस्ट द्विघात बहुपद बता रहे थे। द्विघात बहुपद में घात 2 होता है, तीन घातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद में घात 3 होता है। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब ये घात बहुपद का घात कितना होगा, कौन सा बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा, ये सब समझने में दिक्कत है तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और बहुपद चैप्टर को देखिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है ना। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक करते जाओगे, सब्सक्राइब करोगे और वीडियो से यदि सीख रहे हो तो अपने दोस्तों को भी भेजोगे, है ना। लिंक शेयर करोगे, व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, फेसबुक पे शेयर करोगे। चलिए, तो इसमें ढूंढना है हमें कि घात किसका 1 है। तो देखिए, यदि इसके लिए हम देखें तो घात इसका 3 है। घात कितना? 3। कैसे पता चला? तो देखो, हम देखते हैं कि x का पावर कितना है, x का पावर कितना। और यदि बहुपद का घात देखना है तो सब में देखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर कितना है। देखो, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो सबसे ज्यादा पावर कितना? 3। तो सबसे ज्यादा पावर 3, तो इसका मतलब इस व्यंजक का घात 3। इस व्यंजक का घात कितना? तो देखो, यहाँ का घात 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो सबसे ज्यादा घात कितना? 2। तो इसका घात कितना? इस बहुपद का घात कितना? 2, है ना। ये तो बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि x नीचे में है। x क्या है? नीचे में है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में ज्यादा, है ना। तो ये बहुपद होगा ही नहीं। इसका घात देखो 1 है, इसका घात तो 0, इसका घात 1, इसका घात कितना? 1। मतलब ये हमारा रैखिक बहुपद होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर, है ना। रैखिक बहुपद का मतलब घात 1 होना चाहिए। रैखिक बहुपद का मतलब घात 1 होना चाहिए और ये इसी प्रकार से दिखेगा, सिर्फ x ही दिखेगा, है ना। स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका शून्यक अल्फा है और बीटा है। द्विघात बहुपद है मेरे भाई, तो घात 2 है तो 2 को शून्यक भी होगा, बात सही है। तो बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालिए, कितना होगा। निकालते हैं, है ना। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यदि इसको हम जोड़ करेंगे, भिन्न जोड़ करेंगे तो कितना होगा? अल्फा गुना बीटा लॉसा होगा। अल्फा से भाग दे देंगे तो बीटा और बीटा का भाग दे दोगे तो अल्फा। मतलब ऊपर में क्या आ रहा है? ऊपर में आ रहा है अल्फा प्लस बीटा और नीचे में आ रहा है अल्फा गुने बीटा। ध्यान से देखो, ऊपर में क्या है? शून्यकों का जोड़ है और नीचे में शून्यकों का गुणना। और आपको यदि पता होगा, द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए शून्यकों का जोड़ माइनस बी बटा ए होता है। तो इसके हिसाब से माइनस बी कितना होता है? एक्स का गुणांक कितना? 2 और ए कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस हिसाब से x का गुणांक b, एक्स स्क्वायर का गुणांक a और कांस्टेंट c। तो यही से हम लिख रहे हैं मिला करके, यहाँ से, है ना। जैसे हम एक्स स्क्वायर का a तो एक्स स्क्वायर का a कितना? 1। यहाँ से कंपेरिजन करके हम एबीसी का मान लिख लेते हैं। तो शून्यकों का जोड़ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -2। इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला आपको पता होगा कि शून्यकों का गुना होता है c बटा a। मतलब यहाँ पे c वैल्यू कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट c 3 और a का मान 1। तो अल्फा गुना बीटा का मान कितना? 3। अब यही चीज यदि हम यहाँ पे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान -2 और अल्फा गुने बीटा का मान 3। तो इसका आंसर होगा -2 बटा 3। यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, -2 बटा 3। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, लाइक जरूर करोगे, है ना। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कंसेप्ट सीख रहे हो, आपका मैथ प्रॉपर रिवीजन हो रहा है, यदि मन में उत्सुकता हो रहा है कि मैथ आप सीख रहे हो आप, है ना, यदि शॉर्ट टर्म रिवीजन चल रहा है तो जरूर आप वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करोगे, फेसबुक पे शेयर करोगे, व्हाट्सएप पे शेयर करोगे।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक। दोस्त किसी भी बहुपद का जब भी शून्यक निकालना होगा ना, तो सबसे पहले बहुपद को हम 0 के बराबर में कर देंगे। देखो बराबर में करोगे तो ये इधर माइनस में है, उधर क्या होगा, उधर हो जाएगा प्लस में 3। इधर स्क्वायर में है तो उधर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3। लेकिन रूट में से जो कोई वैल्यू निकलता है ना बाहर, तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं निकलता है, ये प्लस में भी निकलता है और माइनस में भी निकलता है। मतलब x का मान +3 भी हो सकता है और x का मान -√3 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक हो जाएगा +√3 या नहीं तो -√3। दोनों शून्यक हो सकता है। और हम ये तो बार बार बताते आ रहे हैं, आपको पहले से भी पता होगा कि जिस बहुपद का जितना घात, जिस समीकरण का जितना घात उतना शून्यक। तो इसका 2 घात तो 2 को शून्यक। ठीक है, आपको दिख रहा है बोर्ड पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 गो धावक है। अच्छा, धुरंधर दौड़ने वाला, 3 गो दौड़ने वाला है जिसको गोल मैदान में दौड़ रहा है। ये इस गोल मैदान में दौड़ता है। मान लो यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो बोल रहा है ए नंबर का 3 गो है, ए बी सी। तो ए जो है सो एक चक्कर लगाता है 4 घंटा में, बी चक्कर लगाता है 6 घंटा में, सॉरी 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा। बोल रहा है कि एक धावक 3 घंटा में चक्कर लगाता है, दूसरा 4 घंटा में और तीसरा 8 घंटा में, है ना। मान लो ए दौड़ना शुरू किया तो ये 3 घंटा में एक बार दौड़ लेगा, बी जो दौड़ना शुरू किया तो ये 4 घंटा में एक बार दौड़ लेगा और सी 8 घंटा में एक चक्कर लगा लेगा, है ना। तो पूछ रहा है कि ये ऐसे ही एकदम से गोल गोल नाचते रहे, गोल गोल नाचते रहे। तो जैसे एक जगह से दौड़ना शुरू किया ना, ये तीनों एक ही साथ एक बिंदु से दौड़ना शुरू किया, तो दोबारा एक ही जगह पे कितने समय के बाद मिलेगा। मान लो यहीं पे मिलेगा, है ना। तो एक ही समय पे तीनों एक ही बिंदु पे कितने समय के बाद मिलेगा, है ना। क्योंकि इस बिंदु पे देखो यहाँ पे ए 3 घंटा में पहुंच गया, एक चक्कर लगा लिया। अब बी 4 घंटा में, तो जब तक बी 1 घंटा यहाँ पे लगेगा आने में, तब तक ए तो 1 घंटा में इधर आ जाएगा, है ना। तो ये बोल रहा है गोल गोल नाचते रहेगा तो कितने समय के बाद तीनों एक ही जगह पे फिर मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम कर देना, लॉस ऑफ कर देना। क्या करोगे, लॉस ऑफ 3 का 4 का और 8 का लॉस ऑफ कर देना। 4 से भाग दे दोगे तो 3 1 और 2, 3 दूना 6 4 24 घंटा। कितना, 24 घंटा। मतलब तीनों धावक जो है सो एक ही बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेगा, 24 घंटा के बाद मिलेगा। और ऑप्शन नंबर ये डी नंबर आंसर सही होगा। कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन दोस्त बोल रहा है ये 2 3 2 3 2 6 इसका बहुलक पूछ रहा है। बहुलक याद रखना, बहुलक के लिए बस देखना कि कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है। इसमें क्या क्या दिया है, 2 दिया है, कितनी बार, 1 2 3, 2 दिया है 3 बार, 3 दिया है 2 बार और 6 दिया है 1 बार, है ना। याद रखना कि इसमें जो भी नंबर है वो कितनी बार रिपीट किया है, कितनी बार रिपीट किया। जो ज्यादा बार रिपीट करेगा वो बहुलक होगा, जो ज्यादा बार रिपीट करेगा वो बहुलक होगा। तो ज्यादा बार कौन रिपीट किया है, 2, 2 कितना बार, 3 बार रिपीट किया है। तो इसका बहुलक कितना होगा, बहुलक होगा 2। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इस आंकड़ा का बहुलक कितना होगा, 2 होगा, है ना। याद रखना बहुलक मतलब जितना ज्यादा बार रिपीट किया है ना। जो ज्यादा बार रिपीट करेगा वही बहुलक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। तो ये स्टेटमेंट थेल्स का है ना। ये स्टेटमेंट किसका, थेल्स जो है सो इन्होंने कहा था कि 2 समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहेगा। यदि 2 समरूप त्रिभुज है, मैंने अभी बताया था कि यदि 2 त्रिभुज समरूप होगा, ए बी सी और दूसरा मान लेते हैं हम पी क्यू आर। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर का, तो इन्होंने बताया था कि ए बी का अनुपात और पी क्यू का अनुपात जितना होगा वो इसका अनुपात भी उतना ही होगा और ए सी बटा पी आर ये अनुपात भी उतना ही होगा और हमेशा के लिए समान रहेगा। तो ये स्टेटमेंट थेल्स का है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बिंदु है 4 5 और 6 5। बोल रहा है इसके दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का नियामक, दोनों बिंदु के
मध्य बिंदु का नियामक। तो याद रखना दोस्त, मध्य बिंदु का नियामक हम कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु, है ना। ये निकालेंगे, मान लो ये x1 है और ये y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2। तो कुछ नहीं करना, x वाले को जोड़ के 2 का भाग दे देना, x1 प्लस x2 जोड़ देना, 2 का भाग दे देना। और y के लिए भी यही करना, y1 और y2 को जोड़ देना, 2 का भाग दे देना। मतलब इसके मध्य बिंदु का नियामक निकालेंगे तो 4 और 6 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, और y निकालना होगा तो 5 और 5 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। ये 6 4 10 बट्टा 2 और ये 10 बट्टा 2, मतलब 5 5। इसका नियामक कितना होगा, 5 5 नियामक होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर बी। लेकिन वीडियो को जरूर लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का त्रिज्या आधा कर दे, है ना। ये मान लो एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और इसका त्रिज्या r है। अब बोल रहा है कि इसी त्रिज्या को यदि आधा कर दे, है ना, ये वृत्त का त्रिज्या आधा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा r/2। तो बोल रहा है कि नए पुराने वाले वृत्त और नए वाले वृत्त दोनों के परिधि का अनुपात कितना होगा। तो याद रखना बस मेरे भाई, परिधि जो है ना ये होता है 2πr। तो पुराने वाला का परिधि ये हो गया 2πr और नए वाला का परिधि कितना होगा 2πr, तो आधा हो गया ना। मतलब देखो 2πr क्या है, पुराना वृत्त का परिधि है, तो 2πr क्या देंगे, बोले हम पुराने वृत्त के आधा हो जाएगा, है ना। नया वृत्त का परिधि क्या होगा, पुराने वृत्त के परिधि का आधा हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, तो दोनों का अनुपात क्या होगा। देखो पुराने वाले का परिधि 2πr और नए वाले का परिधि 2πr, 2 2 तो कट जाएगा, तो हम लिखते हैं πr। तो अनुपात में देखोगे πr कट गया, कितना 2/1, मतलब 2:1। कितना हो जाएगा 2:1, बी नंबर आंसर। आंसर कौन सा सही होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन में प्रायिकता से पूछ रहा है कि 4 को ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कि इनमें से मतलब कौन सा जो है सो किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, प्रायिकता जो है, प्रायिकता ये जो है ना सो 0 से लेकर के और 1 तक ही होता है। मतलब प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। नहीं होने का घटना 0, नहीं होने का घटना 0 और होने का घटना, होने की घटना 1 होता है ना। इससे 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है 0 1.2, 0 1 0.2 और -1। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी नंबर होगा तो वो भी हो सकता है, लेकिन ये माइनस वाला नहीं हो सकता है। मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। आंसर इसका डी नंबर। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये कह रहा है कि √2 cos थीटा का मान 1 है, तो थीटा का मान बताइए कितना होगा। दोस्त ऐसी सवाल में हम क्या करते हैं ना कि थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा के लिए हम इसको उधर भेज देते हैं। तो cos थीटा बराबर 1/√2, गुना में है उधर जाएगा तो भाग में होगा। अब आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए कि cos थीटा कितना डिग्री 1/√2 होगा, है ना। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये अलग अलग वैल्यू, अलग अलग त्रिकोणमिति का अलग अलग एंगल पे क्या वैल्यू होता है, ये चार्ट पता होना चाहिए। फिलहाल हम कॉस थीटा का लिख लिया। कॉस थीटा 0 डिग्री 1 होता है, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 0, है ना। तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 1/√2 कॉस थीटा कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं कि cos थीटा 1/√2 का मतलब cos 45 डिग्री, मतलब दोनों बराबर है cos cos, तो थीटा का मान कितना 45 डिग्री। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी नंबर से, है ना। तो ये वैल्यू पता होगा। क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसमें पूछ रहा है कि 1 + cot स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a का मान कितना होगा।
तो फिर से यदि आप त्रिकोणमिति आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी क्या है, 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1। यदि ये चीज आपको पता है तो यहाँ पे आप बता दोगे। कैसे बता दोगे? तो देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना, 1, 10 को उधर भेज दोगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से दूसरा आइडेंटिटी आपको ये पता होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और यदि ये चीज पता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऊपर में कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा और नीचा में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेक थीटा क्या है, कि कॉस थीटा का उल्टा है। इसी तरह से कॉसेक थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा का उल्टा होता है ना। तो इसको यदि हम लिखे तो इसको हम लिखे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा मतलब 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको यदि पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। दोस्त, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, या ऐसे याद रखो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा, है ना। तो देखो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, इसका स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा, है ना। ध्यान देना, थीटा को लेकर के सोल्व किया है, यहाँ पे ए दिया है तो आप ए कर लेना। आंसर कौन सा होगा, सी नंबर आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि इस सेशन में मैंने जो भी क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको जो कुछ भी मैंने कंसेप्ट को सिखाया उसको आपने सीखा होगा। और गणित की जो मैंने बताया था, जैसे लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मैथ का रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये आपका कहीं ना कहीं चैप्टर वाइज, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग कंसेप्ट को मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं वो रिवीजन आपकी हो रही है ना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने यहाँ से कुछ सीखा, तो आप अपना फीडबैक जरूर देना। जरूर एक प्यारा सा कमेंट लिखना कि इस वीडियो आपके लिए कितना मददगार साबित हुआ, कितना मदद पहुंचा इस वीडियो से और आपने कितना सीखा। यदि आपने सही में कुछ सीखा तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो का लिंक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।